गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2003 में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। पहले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 22 तक का विश्लेषण कर लिया है। आज हम वर्ष 2003 में आए हुए प्रश्न के दूसरे भाग प्रश्न संख्या 23 से लेकर के प्रश्न संख्या 43 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वे क्या हैं। प्रश्न संख्या 23वां है कि राज्य के आवश्यक तत्व हैं 7, 4, 5, 3। तो इसमें से राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वे हैं 4। हमने अध्ययन किया था कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इसके हम व्याख्या को देखते हैं। यूनानियों ने राज्य के लिए सिटी स्टेट यानी नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। आधुनिक अर्थों में राज्य का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था। बोधा नामक पहला विद्वान था जिसने संप्रभुता शब्द का उल्लेख करके राज्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया। राज्य के तत्व, राज्य के जो तत्व हैं मुख्यतया 4 तत्व माने जाते हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता है। बिलोबी नामक एक विद्वान है जो राज्य के 5वां तत्व स्वाभाविक आज्ञा पालन को स्वीकार करता है, लेकिन मुख्यतया राज्य के 4 तत्व ही माने जाते हैं। एक राज्य की जनसंख्या कितनी हो, इसके संदर्भ में प्लेटो ने अपनी पुस्तक राज्य में बताया है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 50-40 होनी चाहिए। रूसो नामक विद्वान है, उसने बताया है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि राज्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा भी ना हो कि राज्य उसके भार को सहन ना कर सके और इतना कम ही ना हो कि वह राज्य की सुरक्षा न भी ना कर सके। इसलिए राज्य की जनसंख्या मध्यम होनी चाहिए। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो छोटे राज्यों का समर्थन करते हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं कि जो बड़े राज्यों का समर्थन करते हैं। रूसो नामक विद्वान और टाकविले नामक विद्वान ये दोनों छोटे राज्यों का समर्थन करते हैं। लॉर्ड एक्टन और टीटस्के और एक्टन जो हैं ये बड़े राज्यों का समर्थन करते हैं। एक प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा विद्वान था जिसने सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पर बल दिया। तो पहला जो विद्वान था वह क्लूबर नामक पहला विद्वान था जिसने राज्य के लिए भूमि की अनिवार्यता पर बल दिया। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। इन विद्वानों में आप देखिए दुग्वी, बिलोबी और हाल, ये विद्वान हैं जो राज्य के एक तत्व जो भूमि है उसको आवश्यक नहीं मानते हैं। एक राज्य की सीमा क्या होगी, इसके संदर्भ में पुस्तकों में मिलता है कि न्यूनतम 3 मील और अधिकतम 12 मील होता है। अब प्रश्न संख्या 24 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है गार्नर, लास्की, रूसो, मैकाइवर।
तो यह जो कथन है यह है मैकाइवर का। मैकाइवर कहता है रक्त संबंध से समाज का और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य के उत्पत्ति क्या जो विकासवादी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि राज्य का ऐतिहासिक क्रम में विकास हुआ है और इस विकास में कई तत्वों ने योगदान दिया है। जैसे पहला तत्व जो राज्य के विकास में योगदान दिया है वह रक्त संबंध है। दूसरा तत्व धर्म है। तीसरा तत्व जो है वह है शक्ति और युद्ध। और चौथा तत्व है राजनैतिक चेतना। इसमें जो राजनैतिक चेतना है वह राज्य के उत्पत्ति में सबसे प्रमुख तत्व है। मैकाइवर के कुछ स्टेटमेंट कथन और है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी है। मैकाइवर कहता है कि राज्य से ही कानून का जन्म होता है। कहता है कि राज्य कानून का बच्चा और संरक्षक दोनों है। राजनीतिक दल के बारे में मैकाइवर कहता है कि यह एक ऐसा समुदाय है जो विशेष नीति और सिद्धांतों के आधार पर गठित होता है और ये संवैधानिक उपायों के माध्यम से अपने नीतियों, अपने सिद्धांतों को शासन का आधार बनाने का प्रयास करता है। दल प्रणाली के संबंध में मैकाइवर कहता है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती है उस राज्य में क्रांति ही एकमात्र रास्ता होता है सरकार को बदलने का। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसमें है रूसो द्वारा, हाब्स द्वारा, बोधा द्वारा, प्लेटो द्वारा। तो संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग बोधा के द्वारा किया गया था। व्याख्या हम देखते हैं। बोधा से पहले मैकियावेली ने एक सर्वशक्तिशाली राज्य की कल्पना तो कर दी थी, किंतु उन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बोधा ही पहला दार्शनिक था जिसने प्रभुसत्ता या संप्रभुता या सॉवरेंटी शब्द का प्रयोग किया और उसने बताया कि जो संप्रभुता है नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून का कोई बंधन नहीं है। यद्यपि वह मानता है कि सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता के ऊपर कानून का कोई बंधन नहीं है, फिर भी वह कुछ ऐसा बंधन लगा देता है जैसे वह जो बंधन लगाता है संप्रभुता के ऊपर प्राकृतिक, नैतिक, संवैधानिक, कुटुंब तथा नैतिक अधिकारों का संप्रभुता के ऊपर बंधन लगा देता है। संप्रभुता शब्द का प्रयोग बोधा तो करता है, किंतु वह संपूर्ण या निरपेक्ष संप्रभुता की बात नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर संवैधानिक और नैतिक, कौटुंबिक बंधन लगा देता है। बोधा के बाद एक विद्वान ग्रोसियस आता है, वह भी संप्रभुता की व्याख्या करता है, लेकिन उसने संप्रभुता पर अंतरराष्ट्रीय विधियों का बंधन लगा दिया। इस तरह से आगे उसी क्रम में हाब्स एक ऐसा विद्वान है जो प्रभुसत्ता को राज्य की सर्वोच्च और असीमित शक्ति माना, जिसका प्रतिपादन उसने अपने ग्रंथ लेवियाथन में किया है। हाब्स संप्रभुता के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाता है। हाब्स संप्रभुता पर केवल आत्मरक्षा के अधिकार के आधार पर ही बंधन लगाता है। लाक आता है उसके बाद। लाक जो है वह सीमित साधन या वैधानिक शासन की बात करता है, सीमित
संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता की बात करता है। लाक के बाद रूसो आता है और रूसो जो है वह लौकिक संप्रभुता या लोक संप्रभुता की व्याख्या सामान्य इच्छा के आधार पर करता है। प्रश्न संख्या 26 है कि यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यह है पैरेटो, मेटलैंड, हर्बर्ट डीन और डेविड ह्यूम। तो यह जो कथन है यह हर्बर्ट डीन का है। समानता के बारे में हम एक चीज और समझ लेते हैं कि समानता के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बात कही है। हर्बर्ट डीन के अलावा हम एडी आशीर्वादम का कथन एक देखते हैं कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया था, ना तो वे पागल थे और ना ही वे मूर्ख। इसी तरह लास्की ने समानता को माना है कि समानता जो है वह समानीकरण की प्रक्रिया है। लॉर्ड एक्टन नामक विद्वान जो है टाकविले, यानी लॉर्ड एक्टन और टाकविले, ये दोनों जो हैं स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। क्या मानते हैं? विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन कहता है कि समानता के भावावेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। पोलार्ड नामक एक व्यक्ति है, वह कहता है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल किसमें निहित है? समानता में निहित है। आर.एच. टानी नामक एक विद्वान हुआ है, वह कहता है कि समानता की एक बड़ी समस्या स्वतंत्रता का विरोधी ना होकर के स्वतंत्रता का पूरक है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जब स्वतंत्रता और समानता की बात आती है तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन विद्वानों में आशीर्वादम भी मानते हैं स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं। केवल लॉर्ड एक्टन और टाकविले नामक विद्वान, ये 2 विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। पोलार्ड और आर.एच. टानी नामक विद्वान मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न संख्या 27, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य भेद समाप्त हो गया है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य राज्य सेवा, लोकतांत्रिक राज्य और आदर्शवादी राज्य। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य के कार्यों के जो 2 भेद किए गए थे, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें राज्य को करना ही करना है और ऐच्छिक कार्य वे होते हैं जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वह करेगा अथवा नहीं करेगा। हमने कहा कि वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जब उदय हुआ है तो उसमें राज्य के ऐच्छिक और अनिवार्य कार्यों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। जो ये कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्क बिशप टेम्पल, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्च मैन, यानी कल्याणकारी शब्द का प्रयोग आर्क बिशप और टेम्पल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एवं चर्च मैन में किया। हम यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य कहा जाता है जो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए अपना उत्तरदायित्व समझता है। यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य में
राज्य यह अपना दायित्व समझता है कि वह प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करे। यदि लोक कल्याणकारी राज्य के विकास की बात हम करते हैं तो वस्तुतः लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह 20वीं सदी की विचारधारा है। यह अपने विकास के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल, ग्रीन, मार्क्स, लास्की, मैकाइवर, कीन्स, गैलब्रेथ आदि जैसे विचारकों का ऋणी है। लास्की ही वह प्रथम विचारक था जिसने पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। ऐतिहासिक विकास क्रम में अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी जो न्यू डील पॉलिसी आई 1932 में, यह भी लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में एक कदम था। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में बेबरिज रिपोर्ट 1944 में आई जिसके प्रवक्ता सर हेनरी थे। इसमें भी जो है लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई। कैंट नामक विद्वान कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करता है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सेवा प्रदान करता है। डॉक्टर अब्राहम कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। हाफमैन का एक कथन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य, हाफमैन मानता है कि यह दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसके एक ओर साम्यवाद है तो दूसरी ओर जो है अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। इस तरह से आपने कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, तो कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व समझता है। कल्याणकारी राज्य के विकास को भी आपने देखा। कल्याणकारी राज्य में किन किन विद्वानों ने अपना योगदान दिया है, वह कौन सा विद्वान था जिसने पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। प्रश्न संख्या 28 है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं। पहला है लेसेस फेयर, दूसरा है यूटिलिटेरियनिज्म, तीसरा है व्यक्तिवाद और चौथा है इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा व्यक्तिवाद। चूंकि यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत पूछ रहा है, यद्यपि लेसेस फेयर का अर्थ अहस्तक्षेप होता है, किंतु यहाँ पर यह नहीं होगा। यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत पूछ रहा है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाद होगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिवाद वास्तव में है क्या। व्यक्तिवाद राजनीति में एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति के विवेक में विश्वास रखता है, यानी व्यक्ति के तर्क शक्ति में विश्वास रखता है। वह यह मानता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वह अपना हित और अहित समझने में पूरी तरह सक्षम है। यह मानता है कि जो राज्य है वह वस्तुतः व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए है। वह राज्य को एक साधन मानता है व्यक्ति के विकास के लिए, ना कि साध्य। वह मानता है कि राज्य को व्यक्ति के मामलों में कम से कम यानी न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, तथा यह एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। फ्रीमैन नामक एक विद्वान था, वह कहता है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो न्यूनतम शासन करती है, यानी कम से कम शासन करती है। आइए हम व्यक्तिवाद के विकास क्रम पर भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाद के जो प्रारंभिक बीज हमें दिखाई देते हैं वह सोफिस्ट और एपिक्यूरियन विचारधाराओं में भी हमें
मिलते हैं। लेकिन आधुनिक व्यक्तिवाद जो है वह किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति की देन है। धर्म सुधार आंदोलन जो चला 16वीं शताब्दी में, तो उससे धार्मिक व्यक्तिवाद का प्रारंभ हुआ। हाब्स लाग रूसो जैसे विचारकों की रचनाओं में राजनैतिक व्यक्तिवाद दिखाई देता है। एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस की रचनाओं में आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया है। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक दर्शन के रूप में इस व्यक्तिवाद का सूत्रपात जेम्स मिल और बेंथम की रचनाओं में हमें दिखाई देता है, और इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर में दिखाई देती है। तो जो व्यक्तिवाद है यह मूलतः 19वीं शताब्दी की विचारधारा है। प्रश्न संख्या हम 29 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं फांसीवाद में पाई जाती है। यहाँ पर फांसीवाद प्रमुख है, तो इसमें आप 4 ऑप्शन देखिए। पहला है यह प्रजातंत्र विरोधी है, दूसरा है राज्य को साधन मानता है, तीसरा समाजवाद का पोषक है, चौथा अंतरराष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो आप इसमें देखें कौन सा उत्तर होगा। अंतरराष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है नहीं, क्योंकि जो फांसीवाद है वह युद्ध का समर्थक है। समाजवाद का पोषक है नहीं, यह समाजवाद का विरोधी है, क्योंकि यह समानता में विश्वास नहीं रखता है। राज्य को साधन मानता है नहीं, राज्य को यह साध्य मानता है, राज्य के लिए व्यक्ति के समर्पण की मांग करता है। यह प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि यह एक एकाधिकारवादी, निरंकुशतावादी, सर्वाधिकारवादी विचारधारा है, इसीलिए प्रजातंत्र का विरोधी है। तो यहां पर यह उत्तर सही होगा। अब हम फांसीवाद पर आते हैं। वस्तुतः फांसीवाद यह 20वीं शताब्दी की विचारधारा है, जो मुसोलिनी के नेतृत्व में मुख्यतया इटली में इसका उदय हुआ। यह जो विचारधारा है इसमें सुसंगठित सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो अपने हितों के अनुरूप विविध सिद्धांतों को अपने में समाहित की हुई है। समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद की तरह इसकी कोई निश्चित विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। यह एक यथार्थवादी विचारधारा है। यह अपने हित को सर्वोत्तम मानती है, यह साध्य को सर्वोत्तम मानती है, साधनों पर विचार नहीं करती है, और अपने हितों के लिए यह कुछ भी करने को तैयार है। यह विवेक माने तर्क, ज्ञान का यह विरोधी है। यह स्वतंत्रता और समानता का विरोधी है, और स्वतंत्रता और समानता और विवेक का विरोधी है, इसलिए यह प्रजातंत्र का भी विरोधी है। फांसीवाद के अंतर्गत एक निरंकुश राज्य की बात कही जाती है। राज्य सर्वशक्तिमान है, वह नागरिकों के जीवन पर उसका नियंत्रण होता है। फांसीवाद के अंतर्गत एक निगमनात्मक राज्य की बात कही गई है। राज्य का निर्माण फांसीवाद मानता है कि राष्ट्र में विश्वास रखने वाले व्यावसायिक समूहों से निर्माण होता है, इसलिए राज्य निगमनात्मक राज्य है। यह राष्ट्रीय हित के लिए वर्ग सहयोग, अधिक उत्पादन और औद्योगिक शांति को आवश्यक मानता है। यह युद्ध और हित को प्रोत्साहन देता है, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। यह तर्क विरोधी है, क्योंकि यह एक भावना प्रधान विचारधारा है। प्रश्न संख्या 30 है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन फांसीवाद, दूसरा है अराजकतावाद, तीसरा है आदर्शवाद और चौथा है समाजवाद। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समानता में विश्वास रखता है और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण की बात करता है। ऐसा इसलिए करता है कि यह समाज को शोषण मुक्त और समता मूलक बनाना
चाहता है। अब हम समाजवाद वास्तव में है क्या, उसको समझने का प्रयास करते हैं। समाजवाद की जो मूल मान्यताएं हैं या जो मूल बातें हैं या मूल सिद्धांत हैं, वह मूलतः व्यक्तिवाद के विरोध में है। इसकी जो मूल भावना है वह है समानता। यह समानता के लिए जो उत्पादन के साधन हैं, यानी जिससे उत्पादन होता है, जिससे वस्तुएं पैदा की जाती हैं, उस पर यह निजी स्वामित्व यानी व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर देना चाहता है। व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके इसका यह स्वामित्व या इसका मालिकाना हक पूरे समाज को देना चाहता है। ऐसा यह इसलिए चाहता है कि जिससे धन के उत्पादन और वितरण की जो व्यवस्था है वह न्यायपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तित हो सके। इस तरह से जो समाजवाद है उसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। समाजवाद की वस्तुतः दो धाराएं हैं। समाजवाद की एक धारा विकासवादी धारा है, जो विकास संवैधानिक उपायों के माध्यम से चाहती है, जो परिवर्तन संवैधानिक उपायों से चाहती है। दूसरी विचारधारा क्रांतिकारी समाजवाद है, जो क्रांति और हिंसा के माध्यम से परिवर्तन चाहती है। विकासवादी जो समाजवादी विचारधारा है, इसके अंदर भी कई विचारधाराएं हैं, जैसे फेबियन समाजवादी, दूसरा गिल्ड समाजवादी और राजकीय समाजवादी। ये जो है विकासवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा यानी क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत मार्क्सवाद आएगा, अराजकतावाद आएगा और श्रम संघवाद आएगा। क्योंकि समाजवाद को अनेक लोगों ने अपनी तरह से व्याख्या करने का प्रयास किया है, इसलिए कहा जाता है कि समाजवाद की उतनी परिभाषाएं हैं जितने समाजवादी। सीएम जोड़ नामक एक विद्वान है, इनका कथन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने कहा है कि समाजवाद एक लचीले टोप की तरह है, जो इसको पहनता है उसी के सिर के अनुरूप हो जाता है। जो व्यक्ति समाजवादी अपने को कहता है, उसके विचारधारा के अनुरूप समाजवाद बदल जाता है। प्रश्न संख्या 31 पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 7, 5, 6, 8। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का जो उद्देश्य है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कामना किया गया था कि भविष्य में अब कोई युद्ध ना हो। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का उद्देश्य भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। तो भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर विश्व के 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। पोलैंड एक ऐसा राज्य था जिसने बाद में हस्ताक्षर किया। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के मूल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 51 हो गई और जो चार्टर लागू हुआ वह 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सचिवालय, तीसरा सुरक्षा परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद और छठवां न्यास परिषद। इन सभी जो 6 अंग हैं, इनमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है, को छोड़कर शेष अन्य अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 32 है कि जॉन लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी?
यहाँ पर है 35, 25, 15 और 45। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 35। जॉन लॉक ने लगभग 35 पुस्तकों का सृजन किया है। जॉन लॉक की जो प्रमुख पुस्तक है वह है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इस टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में इन्होंने ब्रिटेन की गौरवमयी क्रांति जो 1688 में हुई थी उसके औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वह क्रांति उचित थी। एक पुस्तक इनकी और है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस पुस्तक में लॉक ने मानव स्वभाव का वर्णन किया है। लॉक मनुष्य को एक विवेकशील बुद्धिमान प्राणी मानता था। वह मानता था कि प्रत्येक व्यक्ति में दया है, सहयोग है, प्रेम है, सद्भावना है। लॉक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है। लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वह हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था और रूसो के प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल भिन्न है। यह जो अवस्था है यह शांति, संपन्नता, सहयोग की अवस्था है। लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है यह पूर्व राजनीतिक है। आप देखिए कि ये महत्वपूर्ण है कि यह पूर्व राजनीतिक है प्राकृतिक अवस्था, किंतु पूर्व सामाजिक नहीं है। प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक नहीं है। इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे। जो प्राकृतिक अधिकार थे मूलतः जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार था प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार था। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और संपत्ति के अधिकार में जीवन, स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल कर लिया है। प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसे संचालित होता था? प्राकृतिक अवस्था में लॉक मानता है कि जीवन प्राकृतिक नियमों के आधार पर संचालित होता था। तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम क्या थे? प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक कानून यह था कि तुम दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो आपको नहीं पसंद है। लॉक का मानना है कि इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी और उन असुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति की रक्षा आदि के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। लॉक राज्य को मानव कल्याण का साधन मानता है और जिसका आधार मानता है जन सहमति। लॉक ने जिस राज्य का समर्थन किया है वह समर्थन राज्य जो है सीमित और संवैधानिक राज्य है, यानी राज्य के ऊपर नियंत्रण है, वह सीमित राज्य है, वह संवैधानिक राज्य है। लॉक मानता है कि जो राज्य है, सरकार है, लॉक मानता है कि जो सरकार है वह एक ट्रस्टी की तरह है। यदि वह लोकहित की उपेक्षा कर देता है, लोकहित को नहीं मानता है, तो उसे जनता को हटाने या उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार जनता के पास है। लॉक एक सहिष्णु राज्य है। सहिष्णु राज्य वह राज्य कहलाता है जो सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करता है। राज्य लॉक का राज्य यद्यपि सहिष्णु राज्य है, किंतु उसकी सहिष्णुता कैथोलिक, मुसलमानों और नास्तिकों के प्रति नहीं है। हम प्रश्न संख्या 33 पर आते हैं। हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? यहाँ पर पुस्तकें हैं। पहला है डी कारपोरे, दूसरा है डी सीवे, तीसरा है लेवियाथन, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह लेवियाथन है। लेवियाथन जो है यह हॉब्स की सर्वप्रमुख पुस्तक है जिसे 1651 में लिखा गया था। इस लेवियाथन का एक नाम और भी है
कि द मैटर फ्रॉम एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ एक्लेसियल एंड सिविल है। तो लेवियाथन का एक नाम, लेवियाथन तो है ही, लेवियाथन के साथ साथ इसका एक नाम और है, द मैटर फ्रॉम एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्लेसियल एंड सिविल। लेवियाथन नाम हॉब्स ने अपने पुस्तक का जो रखा, उसने ईसाई धर्म ग्रंथ जो बाइबिल है उसका एक अध्याय है लेवियाथन, उससे प्रेरणा प्राप्त करके इसने इसका नाम रखा। लेवियाथन में हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया हुआ है। इसके मुख्य रूप से लेवियाथन के 4 भाग हैं। लेवियाथन के पहले भाग में हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स कहता है कि यह अवस्था प्रत्येक के प्रति युद्ध की अवस्था थी। दूसरे अध्याय में वह राज्य या दूसरे भाग में वह राज्य के उत्पत्ति तथा संप्रभुता का वर्णन करता है। पुस्तक के तीसरे भाग में वह राज्य धर्म के बीच संबंधों की बात करता है और चौथे भाग में उसने कैथोलिक चर्च की आलोचना की है। यहाँ पर जो लेवियाथन शब्द है, लेवियाथन शब्द का अर्थ होता है भीमकाय समुद्री दैत्य। यह ऐसा भीमकाय समुद्री दैत्य है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसके दाहिने हाथ में तलवार है और बाएं हाथ में दंड है। हॉब्स धर्म सत्ता को राज सत्ता के अधीन मानता है और राज्य के लिए हॉब्स कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 34 है कि जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए। विकल्प है प्लेटो, अरस्तु, बेंथम और रूसो। तो इसमें जो उत्तर है वह है बेंथम। जेल सुधार की योजना वस्तुतः बेंथम की योजना है। बेंथम की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1776 और दूसरी जो प्रमुख पुस्तक है वह है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789। बेंथम ने जेल प्रशासन के संदर्भ में जो सुझाव दिया उसके पीछे जो कारण था कि बेंथम के समय में ब्रिटेन में जेल की जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह काफी दोषपूर्ण और अव्यवस्थित थी, असंतोषजनक थी। जो कैदी होते थे उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। वह सुधार गृह ना होकर के यातना गृह था। जो बेंथम था वह चाहता था कि अपराधियों को जो है उनका सुधार किया जाए, उन्हें यातना ना दे करके उन्हें शिक्षा दी जाए, शिल्प की शिक्षा दी जाए, रोटी बनाने की शिक्षा दी जाए, पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाए, धार्मिक शिक्षा दी जाए। इस तरह से उनके जीवन में बदलाव लाया जाए तथा वे बाहर जा करके अपना कुछ रोजगार भी कर सकें। जेल सुधार के लिए बेंथम ने एक योजना बनाई, एक कल्पना की, एक काल्पनिक जो है व्यवस्था तैयार किया। उसने एक ऐसे इमारत की कल्पना की जिसके बीचों बीच जो है जेल अधीक्षक बैठेगा, जो शीशे चारों तरफ से शीशे लगे रहेंगे और उसके चारों तरफ घेरा में कोठरियां बनी रहेंगी, जहां से बैठकर जेल अधीक्षक जो कैदी हैं उन कैदियों के गतिविधियों की निगरानी करेगा और उन कैदियों में सुधार, जिस कैदी में जिस तरह की सुधार की आवश्यकता होगी उस तरह का सुधार किया जाएगा। अपने इस जेल जो उसके कल्पना में थी उस जेल का वह स्वयं जेलर बनना चाहता था, किंतु उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। तो इस प्रश्न में जो उत्तर है वह है बेंथम। और बेंथम ने जो अपने जेल
की योजना प्रस्तुत की, उसे पेन ऑप्टिकन कहते हैं। यह एक ऐसी जेल थी जिसमें चक्राकार इमारत थी, जिसके बीच में गवर्नर बैठता था, चारों तरफ कमरे होते थे जिसमें कैदी होते थे। गवर्नर अपने शीशे के केबिन में बैठ करके उनकी निगरानी करता था और उनके व्यवहार के अनुरूप जिसको जिस तरह की सुधार की आवश्यकता होती उसे सुधार किया जाता। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। प्रश्न संख्या 35 में मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत राजा को किसके अधीन मानता है? तो मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा किसके अधीन है? पहला है ईश्वर के अधीन, दूसरा है प्रजा के अधीन, तीसरा नैतिकता के अधीन और चौथा है धर्म के अधीन। इसमें जो उत्तर होगा वह होगा ईश्वर के अधीन। तो आइए हम देखते हैं कैसे। राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है कि राजा को जो भी शक्तियां मिली हुई हैं वह ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई हैं, यानी राजा का शक्ति और अधिकार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है एक ईश्वरीय संस्था है और राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर के सीधे ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक रहे हैं जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर और बोसेट आदि है। जहां तक मनुस्मृति की बात है, मनुस्मृति की रचना मनु नामक विद्वान ने किया था। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति कहती है कि सृष्टि के आरंभ में अराजकता का साम्राज्य था, यानी मत्स्य न्याय था, और इस अराजकता के वातावरण से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर ने 8 देवताओं के अंश लेकर के राजा का सृजन किया। चूंकि राजा में ईश्वरीय तत्वों का समावेश है और ईश्वरीय तत्व में समावेश होने के कारण राजा का उत्तरदायित्व सीधे ईश्वर के प्रति है, न कि जनता के प्रति। इसलिए जनता के द्वारा राजा का अपमान नहीं करना है। प्रश्न संख्या 36 है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? इस प्रश्न में कहता है कि कौन सा ऐसा विचारक है जो मानता है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से पृथक नहीं है। पहला है विनोबा भावे, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसमें महात्मा गांधी मानते हैं कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं है। भारत में आचार्य कौटिल्य धर्म और राजनीति दोनों को अलग करते हैं। इटली में मैकियावेली ने नैतिकता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया है। उसके अनुसार कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय वस्तु हैं। जो मैकियावेली है वह साध्य पर जोर देता है और कहता है कि यदि लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य अगर बेहतर है तो साधन भी अपने आप उचित मान लिए जाएंगे। गांधी जी एक ऐसे विचारक हैं, एक ऐसे सिद्धांतवेत्ता हैं जो कहते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों पृथक नहीं है। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक नैतिक पुल का निर्माण करते हुए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर जोर दिया तथा कहा कि सारे धर्मों का सार एक है। उनका मानना था कि साधन से अधिक साध्य की पवित्रता नहीं, बल्कि साधन की पवित्रता साध्य से अधिक जरूरी है। इनका मानना है जिस तरह के आप साधन अपनाएंगे उसी तरह से आपका लक्ष्य, उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाएगा। गांधी के अनुसार कि जो
राजनीति धर्म और नैतिकता से अलग है, वह एक तरह का मृत्यु जाल है। वे कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे धर्म का वास्तविक अर्थ भी नहीं जानते। प्रश्न संख्या 37 है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक विद्वान हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध ना होकर के पूरक हैं, ऐसा किस विचारक का मानना है। पहला प्रोफेसर जोड़, दूसरा डॉक्टर आशीर्वादी लाल, तीसरा रूसो और चौथा मिल। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा रूसो। रूसो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। रूसो ने अपने लेख द डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिनल एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्विटी में कहता है कि कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरे को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना निर्धन नहीं होगा कि अपने को बेच सके। रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, किंतु वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। पुनः व्यक्ति प्राकृतिक आजादी तब पाएगा जब वह सामाजिक समझौता करेगा और सामाजिक समझौता करके अपनी पूर्व स्थिति में लौटेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसो जहां स्वतंत्रता पर भी बल देता है और स्वतंत्रता पर भी बल देता है, किंतु वह मानता है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा और कब सम्मिलित किया गया है। यानी संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा लाया गया और किस सन में सम्मिलित किया गया। पहला है 42वां 1978, 44वां 1984, 48वां 1976, 42वां 1976। इसमें जो उत्तर सही होगा 42वां 1976। भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि इंदिरा सरकार के समय में 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों पर विचार करने के लिए इंदिरा सरकार ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में हैं, उनकी जो प्रेरणा मिली हुई है वह पूर्व सोवियत रूस से मिला है। मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था संविधान में संशोधन करके की गई है, वह भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत है। और भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, यह 46वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य माता पिता पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि प्रत्येक माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। एक मौलिक कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण है, वह 51 का 6 के अधीन है। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन करें। तो इस तरह वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। और ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये मूलतः नागरिकों पर आरोपित हैं, नागरिकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जिस तरह से नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक हैं, यानी इनका अतिक्रमण होने पर न्यायालय के शरण में नहीं आप जा सकते, उसी तरह मौलिक कर्तव्य भी क्या हैं?
गैर न्यायिक हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सामाजिक परिवर्तन की कुंजी हैं, इन्हें सामाजिक प्रतिबंध के द्वारा ही लागू कराया जा सकता है। प्रश्न संख्या 39वां है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? पहला है न्यायपालिका स्वतंत्र है, दूसरा संविधान लिखित है, तीसरा संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, और चौथा मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो इसमें जो उत्तर होगा कि संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता होती है जो शक्तियां होती हैं वह केंद्र और राज्यों में विभाजित होती हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियां संघ और राज्य के बीच क्या होती हैं? विभाजित रहती हैं। संघात्मक संविधान की कतिपय विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप देखिए। संघात्मक शासन की जो पहली विशेषता है वह शक्तियों का केंद्र और राज्य में विभाजन है। जैसे एक शक्ति है, इसको जो है संघ और राज्य में क्या किया गया है? विभाजित कर दिया गया है। तो दूसरा है कि संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। तीसरा संघीय न्यायालय यानी न्यायिक सर्वोच्चता होनी चाहिए। चौथा द्विसदनीय विधानमंडल और पांचवा दोहरी नागरिकता। किंतु इनमें जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच। प्रश्न संख्या 40 है कि संविधान उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? यानी संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और किस सन में जोड़ा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1975, 1976, 1984, 1982। तो यहाँ उत्तर होगा 1976। तो आइए हम देखते हैं कैसे। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और यह संशोधन 1976 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। यहाँ पर जो समाजवादी शब्द है, इस समाजवादी शब्द का अर्थ कल्याणकारी राज्य से है। यह राज्य ऐसा प्रबंध करेगा जो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाए, और यह राज्य इस विचार में विश्वास रखता है कि देश के विकास का फल कुछ लोगों को ना मिले बल्कि यह समाज के सभी लोगों को प्राप्त हो। इस तरह से भारत में जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य जो है वह धर्म के मामले में तटस्थता का व्यवहार करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य नास्तिक है, बल्कि राज्य किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति किस धर्म को मानेगा, कैसे व्यवहार करेगा, उसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक शब्द अखंडता जोड़ा गया, क्योंकि भारत बहुभाषा, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, इसलिए अखंडता शब्द को प्रेरणा देने के लिए जोड़ा गया। अखंडता शब्द का मतलब है कि भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, यानी अखंडता शब्द भारत के राष्ट्रीय एकता के स्वरूप को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 41 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? पहला है मंत्रिमंडल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, चौथा है राज्यपाल। तो उत्तर जो है वह होगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
154 में यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इस शक्ति का प्रयोग या तो राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में प्रतीकात्मक अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रतीकात्मक कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से राज्य के सभी कार्य जो होते हैं वह राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। जो मंत्रिमंडल होता है वह मंत्रिपरिषद से आकार में छोटा होता है और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद जो होता है वह मंत्रिमंडल से आकार में बड़ा होता है, जिसमें जो है केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 42 है कि संसद के कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है। पहला है समय, जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय, इसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है। तीसरा, किसी दिवस के निश्चित कार्यसूची की समाप्ति के बाद का 1 घंटे का समय भोजन अवकाश का समय। इसमें जो उत्तर सही है वह ऑप्शन संख्या 2 है कि प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है। तो आइए हम देखते हैं कि शून्यकाल क्या है। शून्यकाल को 0 आवर भी कहा जाता है। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से लेकर के 1 बजे के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यद्यपि शून्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसे यह नाम समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया है। भारत में इस शब्द का प्रयोग 1960-70 के दशक में प्रयोग किया गया। शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सूचना मंत्रियों को पूर्व में देना आवश्यक नहीं होता है, किंतु प्रातः 10 बजे उसकी जो है सूचना अध्यक्ष को निश्चित तौर पर दी जाती है। जो प्रश्नकाल होता है उसमें तात्कालिक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो शून्यकाल को लोकसभा अध्यक्ष रवि राय ने काफी सम्मानीय बनाने का प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 43 है कि संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया। 13, 17, 19 और 20। तो इसमें उत्तर होगा 17। तो अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का निवारण किया गया है संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाता है। अस्पृश्यता, छुआछूत। दूसरी बात, उसके किसी रूप में भी आचरण करने पर रोक लगाई जाती है और इस अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ यदि भेदभाव किया जाता है तो वह विधि के अधीन दंडनीय अपराध होगा। भारत में अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बने हुए हैं। पहला जो कानून बना 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसे बदल करके बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में लाया गया, यह भी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है। इस तरह से हमने वर्ष 2003 में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण कर लिया है। धन्यवाद।